हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल अचीवर साइंस जोन क्लासेस दैट रिव्यूअर सिद्धार्थ। आज मैं फिर आपके लाया हूँ भौतिक विज्ञान में जो कक्षा 11 का पहला लेसन है भौतिक जगत, उसका कुछ शेष पार्ट, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिक्स में ऐसे कौन से नियम हैं जो हमेशा नियत माने जाते हैं, यानी ऐसी कौन सी राशियां हैं जिसे हमेशा नियत मानी जाती हैं, और ऐसे नियमों को मूलभूत नियम कहते हैं। तो आज का टॉपिक है फिजिक्स के मूलभूत सिद्धांत। मूलभूत सिद्धांत में हम लोग सिर्फ उन्हीं नियमों को पढ़ेंगे जो समय के साथ या किसी चीज़ के बदलने के साथ हमेशा परिवर्तित नहीं होती हैं, बल्कि स्थिर रहती हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों में बदलती हैं। और ऐसे नियमों को, ऐसे सिद्धांतों को भौतिक के मूलभूत सिद्धांत कहते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कि भौतिक विज्ञान में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, और हर घटना ऐसी होती है जिसको हम लोग बल द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कार्य हुआ बल द्वारा, संवेग हुआ बल द्वारा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिनको हम लोग बल द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। और ऐसी राशियां जो बल द्वारा नियंत्रित होती हों और समय के साथ चेंज होती हों, ऐसी राशियों को हम लोग असंरक्षित राशियां कहते हैं। लेकिन जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं, ऐसी राशियों को संरक्षित राशियां कहते हैं। तो भौतिक परिघटना में विभिन्न बल द्वारा नियंत्रित कई राशियां समय के साथ परिवर्तित होती रहती हैं, परंतु कुछ राशियां समय के साथ नियत रहती हैं और कुछ विशिष्ट स्थिति में ही परिवर्तित होती हैं। जैसे मैंने बताया, ऐसी राशियों को संरक्षित राशियां कहते हैं, और उनके नियमों को संरक्षण का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में यानी जितने भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन हैं उनके बारे में। तो जितने भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन हैं उन सभी नियमों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहला संरक्षण का नियम है विद्युत आवेश संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं संरक्षण के नियम में होता क्या है। संरक्षण के नियम में कुछ खास बातें होती हैं, जैसे जिस भौतिक राशि के संरक्षण का नियम होता है वो भौतिक राशि नियत होती है, और ऐसी राशियों को संरक्षित राशि कहते हैं, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो संरक्षित राशियों में समय के साथ बदलाव नहीं होता, लेकिन कुछ विशेष स्थिति में बदलाव होता है। तो संरक्षित राशियां हमेशा नियत होंगी, उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में उनमें बदलाव हो सकता है। तो जितनी भी संरक्षित राशियां हैं, संरक्षण के नियम हैं, तो जिस भौतिक राशि के संरक्षण का नियम कहा जाएगा, हम कह सकते हैं कि वो भौतिक राशि नियत है, लेकिन विशेष परिस्थिति जिसमें वो बदल जाती है उसका भी उल्लेख करना जरूरी है। जैसे आवेश संरक्षण का नियम। तो विद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किसी निकाय का संपूर्ण आवेश नियत होता है, या इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट किया सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया सकता है। तो किसी भी संरक्षण के नियम को हम दो तरह से बोल सकते हैं। पहला, किसी निकाय का टोटल वो राशि नियत होती है। दूसरा, उस राशि को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस उसे एक
उसे एक स्थान या एक निकाय से दूसरे निकाय में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो विद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या है? इस के अनुसार विद्युत आवेश को ना तो नष्ट किया सकता है और ना ही उत्पन्न किया सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया सकता है। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि विद्युत आवेश संरक्षण का नियम यह है कि किसी निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है, सदैव कांस्टेंट रहता है। टोटल आवेश हमेशा कांस्टेंट रहता है। लेकिन शर्त यह है कि जो आपका निकाय है वो विलगित होना चाहिए। विलगित मतलब आइसोलेटेड, या तो किसी भी चालक के संपर्क में ना हो, या फिर चारों ओर से अचालक पदार्थ से घिरा हो। अगर अचालक पदार्थ से घिरा होगा तो उसके आवेश एक स्थान से निकलकर दूसरे स्थान नहीं जाएंगे, या फिर वो किसी के संपर्क में नहीं होगा तब भी उसके आवेश निकल के दूसरे स्थान पर नहीं जाएंगे। अब एग्जाम्पल है इसका है, जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर जब रखते हैं तो कांच की छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चला जाता है और इलेक्ट्रॉन निकलने से कांच की छड़ में धनावेश आ जाता है, और रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉन के पहुंचने से कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, जिससे दोनों पर आवेश रहता है। लेकिन दोनों का कुल आवेश नियत रहता है। जितना आवेश एक से निकलता है उतना दूसरे में ऐड हो जाता है। तो टोटल आवेश हमेशा कांस्टेंट रहता है। दूसरा नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो जिस तरह मैंने आपको बताया पहले ही कि किसी भी संरक्षण के नियम में वो राशि नियत होती है। अब उसे आप दो तरह डिफाइन कर सकते हैं कि संपूर्ण निकाय का कुल आवेश नियत होता है, या फिर उसे उत्पन्न नहीं कर सकते, उसे न तो नष्ट कर सकते हैं, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित या एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग ऊर्जा संरक्षण के नियम को बताएंगे कि अगर कोई वस्तु है तो उसके सभी ऊर्जाओं का योग नियत होता है, यानी उसमें जितनी प्रकार की ऊर्जा है सबका योग नियत होता है। लेकिन हर संरक्षण का नियम एक विशेष परिस्थिति में बदल जाता है। अब सवाल उठता है कि आवेश संरक्षण का नियम काम कब नहीं करता? तो आवेश संरक्षण का नियम तब काम नहीं करता जब आपका निकाय आइसोलेशन में ना हो, यानी विलगित ना हो। लेकिन अगर वो विलगित है तो आवेश संरक्षण के नियम का पालन होगा। ऐसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कब लागू होता है? तो बताएंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम तब लागू होगा जब बल संरक्षी होंगे। अगर बल संरक्षी नहीं है तो आवेश संरक्षण का नियम लागू नहीं हो सकता। अब जैसे अगर हम किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकें, तो जब हम किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी प्रारंभ में बहुत ज़्यादा होती है, जिससे उसमें गति ऊर्जा होती है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटने लगती है, जिससे गति ऊर्जा भी घटने लगती है। लेकिन उसकी पृथ्वी तल से हाइट बढ़ती है और स्थिति ऊर्जा U का फॉर्मूला होता है mgh, जिससे उसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ती है। तो अगर किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए तो प्रारंभ में उसमें गति ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी, स्थिति ऊर्जा बहुत कम होगी। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी गति ऊर्जा बढ़ेगी, गति ऊर्जा घटेगी, स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी, और उस दौरान किसी भी पॉइंट पर दोनों ऊर्जाओं को जोड़ दिया जाए तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू सभी बिंदुओं पर नियत होगी। यानी हर बिंदु पर आप गति ऊर्जा ले लो, स्थिति ऊर्जा ले लो, दोनों ऊर्जाओं को जोड़ दो तो गति ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा नियत होगा। कुल ऊर्जाओं का योग हमेशा नियत होगा, और इसी को हम लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। लेकिन ऊर्जा संरक्षण का नियम तभी लागू होता है जब उस पर लगने वाला बल संरक्षी हो। अगर असंरक्षी बल लग गए तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं होगा। तीसरा है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। यह नियम आइंस्टीन ने दिया था। इस नियम का मतलब क्या है? इस नियम के अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों एक दूसरे के तुल्य हैं।
द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य, मतलब कह सकते हैं कि एक ही व्यक्ति के दो रूप हैं, एक ही व्यक्ति के दो रूप हैं। जब वो व्यक्ति द्रव्यमान के रूप में रहेगा तो ऊर्जा के रूप में नहीं रहेगा, और जब ऊर्जा के रूप में नहीं रहेगा तो वो द्रव्यमान के रूप में नहीं रहेगा। यानी द्रव्यमान है तो ऊर्जा नहीं, ऊर्जा है तो द्रव्यमान नहीं, यानी दोनों एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। तो आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, और द्रव्यमान प्लस ऊर्जा का योग सदैव ब्रह्मांड में नियत होता है। तो अगर मैं कहूं यदि किसी पिंड का द्रव्यमान डेल्टा एम कम हो जाता है, क्षति हो जाती है, तो उसमें कितनी ऊर्जा निकली? तो उसमें आइंस्टीन के अनुसार उसके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा डेल्टा एम सी स्क्वायर होगी। यानी अगर किसी पिंड के द्रव्यमान में डेल्टा एम द्रव्यमान कम हो गया तो उससे कितनी ऊर्जा मिलेगी, तो उसको आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जिसे हम लोग आइंस्टीन का समीकरण कहते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा के लिए आइंस्टीन का समीकरण, जहां ई उत्पन्न ऊर्जा है, डेल्टा एम उस पिंड के द्रव्यमान में होने वाली कमी है, और सी प्रकाश की चाल है निर्वात में, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब इससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर हम 1 ग्राम द्रव्यमान को, 1 ग्राम मतलब 10⁻³ किलोग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलना चाहें तो डेल्टा एम की जगह 10⁻³ किलोग्राम और सी की जगह पर 3 × 10⁸ लिख सकते हैं। इस तरह से इक्वल हो जाएगा 10⁻³ और 3 × 10⁸ का जब वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 8 का वर्ग करेंगे पावर 8 का 16 हो जाएगा। अब ये सॉल्व करने पर मिलेगा हमको इक्वल 9 × 10⁻13 जूल, जो कि बहुत बड़ी ऊर्जा है। तो इससे स्पष्ट है कि 1 ग्राम द्रव्यमान में 9 × 10⁻13 जूल ऊर्जा होती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारे पास अभी ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जो द्रव्यमान को पूरी तरह से ऊर्जा में बदल दे। अगर ऐसा कोई इंजन बन जाता है तो हम लोग उस इंजन में थोड़ा सा ही मैटर नहीं पदार्थ रखकर उससे बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है कि हम लोग जानते हैं कि परमाणु में जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और सबके पास द्रव्यमान होता है। अगर हम प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ दें तो उसका टोटल वेट नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान मास ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के द्रव्यमान से बड़ा होता है। यानी नाभिक में जितने कण पाए जाते हैं सभी कणों का द्रव्यमान का योग नाभिक के द्रव्यमान से कुछ ज़्यादा होता है। इसका मतलब नाभिक के द्रव्यमान में कुछ कमी हो जाती है। अब सवाल उठता है कि नाभिक के द्रव्यमान में जो क्षति हुई वो गई कहाँ? तो आप जानते हो कि अगर किसी पिंड के द्रव्यमान में क्षति होती है तो वो ऊर्जा बन जाती है, और ये जो द्रव्यमान क्षति हुई वो ऊर्जा बन गई, और वो किस रूप में प्राप्त होती है? वो बंधन ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। अगला हमारा संरक्षण का नियम है जिसे हम लोग कहते हैं कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। अभी क्या है? तो मैंने कहा किसी भी संरक्षण का नियम का मतलब होता है वो राशि नियत होगी, लेकिन एक विशेष परिस्थिति उसके साथ जोड़ी जाएगी जब वो इस नियम का पालन नहीं करता। तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है कि किसी निकाय पर अगर बलाघूर्ण शून्य हो, मतलब अगर कोई पिंड है जो किसी पॉइंट के चारों ओर घूमने के लिए यानी घूर्णन गति करने के लिए स्वतंत्र हो, उस पर लगने वाला बलाघूर्ण शून्य हो, तो उस स्थिति में निकाय का कुल कोणीय संवेग नियत होता है। तो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम का मतलब क्या है? इस नियम के अनुसार
पिंड का कोणीय संवेग नियत होता है, लेकिन कब? जब पिंड पर कार्य करने वाला बलागुण शून्य हो। अगर बलागुण शून्य नहीं है तो कोणीय संवेग शून्य नियत नहीं हो सकता। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है I इंटू ओमेगा। अब इस नियम के अनुसार अगर मैं कहूं J इक्वल I इंटू ओमेगा, और चूंकि ये संरक्षण का नियम है तो J बराबर कांस्टेंट होगा, तो I इंटू ओमेगा बराबर कांस्टेंट होगा। इसका मतलब I और ओमेगा का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो अगर हम I की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ओमेगा की वैल्यू घट जाएगी। अगर हम I की वैल्यू कम करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब कोणीय संवेग में I और ओमेगा एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। I बड़ा होगा तो ओमेगा छोटा, I छोटा होगा तो ओमेगा बड़ा होगा। अब सवाल उठता है I क्या है? I को कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग है। तो आप एक परिभाषा और बना सकते हो कोणीय संवेग की, कि किसी पिंड का कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण I और कोणीय वेग ओमेगा के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जो बर्तन बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार होते हैं, वो एक गोल से वृत्ताकार चाक जिसे कहते हैं, उस पर गीली मिट्टी रखता है। तो गीली मिट्टी रखने पर चाक का वजन बढ़ जाता है, जिससे उसका जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाता है। अब सवाल उठता है कि मिट्टी रखने पर जड़त्व आघूर्ण I कैसे बढ़ गया? तो थोड़ा जानना जरूरी है आपके लिए कि जड़त्व आघूर्ण I का फॉर्मूला होता है mr²। उस पिंड का द्रव्यमान जो किसी अक्ष के चारों ओर घूम रहा हो और उसकी घूर्णन त्रिज्या है। तो जब हम चाक पर जो घूम रहा है किसी अक्ष के परितः, उस पर मिट्टी रखेंगे तो उसका वेट बढ़ जाएगा, और अगर यम बढ़ा तो जाहिर सी बात है I क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो जैसे ही कुम्हार घूमते चाक पर गीली मिट्टी रखता है तो उसका जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाता है। और अगर I बढ़ गया तो आप जानते हो ओमेगा क्या होगा? कम हो जाएगा, जिसके वजह से कोणीय संवेग कम हो जाता है, यानी ओमेगा उससे कम हो जाता है, और दोनों कंडीशंस में कोणीय संवेग नियत रहता है। अगला नियम है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि संरक्षण का नियम का मतलब वो राशि नियत होगी। तो ये रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, इसका मतलब रेखीय संवेग नियत होगा, लेकिन शर्त, वो शर्त कौन सी है कि जब ये नियत नहीं होगा? तो बताएंगे, उस निकाय पर कार्य करने वाला कुल बाह्य बल शून्य। इसका मतलब अगर कोई पिंड है और उस पर कार्य करने वाला कुल बाह्य बल शून्य हो, तब उस निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत होता है। और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी, जहां m पिंड का द्रव्यमान, v है उसकी वेलोसिटी। और इसी कारण जब हम किसी बंदूक से गोली चलाते हैं, तो गोली बहुत तेजी से आगे क्यों निकलती है, और उसी कारण बंदूक पीछे की ओर भी क्या होती है? हटती है। तो बंदूक से गोली चलाने पर गोली आगे जाती है और बंदूक पीछे की ओर उड़ता है, और ये एग्जाम्पल है रेखीय संवेग संरक्षण के नियम का। ऐसे ही अगर आप स्टूल पर खड़े हो, अगर आपने आगे की तरफ जंप कर दिया तो स्टूल पीछे की ओर चलाता है। अगर आप पानी में कोई नाव खड़ी है, उस पर आप खड़े हो, आप आगे की ओर जंप करते हो तो नाव पीछे की ओर चलाती है। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं रेखीय संवेग संरक्षण के, और ये हैं आपके भौतिक विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत यानी संरक्षण के नियम। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।